हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर राजन सीरीज के संस्कृत विषय को। इसमें हम अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे दोस्तों। बहुविकल्पी करा दिए हैं, नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है गुण संधि का सूत्र लिखिए। उत्तर हो जाएगा गुण संधि का सूत्र आदि गुण होता है। इसमें दोस्तों जो संधि होते हैं वो 5 होते हैं, तो इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं। दीर्घ संधि जो होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है इको एड़च, और गुण संधि होता है आदि गुण। वृद्धि संधि का होता है वृद्धि रेचि, और यड़ संधि का होता है इको एड़च, और अयादि संधि का होता है योचो अयाव अयावा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पांचों हो गए कंप्लीट, क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो ये जानना जरूरी था। दूसरा प्रश्न है पितरौ शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो पितरौ शब्द है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा माताश्च और पिताश्च। तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जानते हैं दोस्तों, जो योजक चिन्ह से जुड़ा हो या से जुड़ा है, ठीक, या वा से जुड़ा हो, मतलब जैसे माता और पिता, ठीक, और से भी जुड़ा होना चाहिए। अगर बीच में मिल रहा है तो वहां पर जो है द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जितना दोनों का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, जो भी होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें योजक चिन्ह लगेगा और ये सभी जो है क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्द के आरंभ में लग कर या लगाकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे नापसंद हो जाए दोस्तों, नापसंद, ठीक है, ना और पसंद, पसंद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना जुड़ गया है, इसलिए नापसंद हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जो है ना उपसर्ग हो गया, और जैसे ही आप उपसर्ग जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है ये जो है शब्द बन जाएंगे। ठीक है, और भाव अगर है तो उसमें अगर हम पहले न जोड़ दें, प्र जोड़ दें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, प्रभाव। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न 4 है पिबन एवं गच्छन में कौन सा प्रत्यय है तथा इसका प्रयोग किस लकार के स्थान पर होता है। तो उत्तर हो जाएगा पिबन एवं गच्छन सत्री प्रत्यय है तथा इसका प्रयोग जो है लट लकार के वर्तमान काल के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न संख्या 5 है देवदत्त ग्राम गच्छति, वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों देवदत्तेन ग्राम गम्यते। ठीक है, इसका मतलब होता है गांव देवदत्त के द्वारा जाया जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 6 है सह साकम समम साधम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है सह साकम समम सार्धम, ये जो है दोस्तों तृतीय, यहाँ पर षष्ठी लिखा है तो यहाँ पर तृतीय होना चाहिए, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 7 है न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीर, श्लोकांश का अर्थ लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा श्लोकांश का अर्थ है धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम पीछे नहीं हटते। आगे है प्रश्न संख्या 8 सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होगा। तत्पुरुष समास जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 9 अस्मद शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूप, आपको 2 से 3 जो है 3-4 याद कर लेंगे तो उसी प्रकार से जो है सभी आराम से, कोई भी आएगा तो आराम से आप लगा लेंगे। तो देख लीजिएगा एक बार, सभी रूपों को पीडीएफ जो है डाल देंगे टेलीग्राम पर, तो वहां पर आप पढ़ लीजिएगा। अस्मद दोस्तों उत्तर हो जाएगा अस्मद का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, और द्वितीय विभक्ति पूछा गया है तो दोस्तों माम या माँ कह सकते हैं, आवाम अस्मन। ठीक है, माम आवाम अस्मन याद रखिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 10 ज का उच्चारण स्थान बताइए। ठीक, ज का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों तालु होता है। ठीक है, जैसे च छ ज झ इ, ठीक है, तो ये सभी जो है तालु हो जाते हैं। आगे प्रश्न संख्या 11 है दीर्घ संधि का सूत्र लिखकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या इसको कह सकते हैं दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों दीर्घ संधि का सूत्र अकाशवार्णे दीर्घ अर्थात
अक प्रत्याहार के बाद उनका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ठीक, जैसे दोस्तों हिम धन आलय है, तो यहाँ पर म में देखिए हलंत नहीं लगा है, तो इसका मतलब अ है, यहाँ पर अ हो गया। और आलय में बड़ा आ लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आ हो गया। जानते ही हैं चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब मिलेगा ये तो बड़ा बन जाता है, तो यहाँ पर आ हो गया, तो यहाँ पर हिमालय जो है बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, नदी शब्द के प्रथम विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। ठीक है, तो नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप होता है नदी, नद्य और नद्या है। ठीक है, एक जो है शब्द रूप याद रख लीजिएगा 2 से 3, तो पूरा जो है काम हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 13 है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो नमः के योग में दोस्तों चौथी विभक्ति होती है। और प्रश्न संख्या 14 है, चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में द्विगु समास है। द्विगु माने क्या होता है दोस्तों? जो संख्यावाची होता है, जैसे चौमासा है तो 4 माह का समूह या 4 माह जो है दोस्तों, ये जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर संख्या दर्शाया जा रहा है 4। ठीक है, इसलिए जो है द्विगु समास है। द्विगु में जो है दोस्तों फिर कह रहे हैं संख्या जो है अनिवार्य होती है, उसमें आपको संख्या देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे चौराहा हो गया, तो यहाँ पर भी देखिए चौराहा 4 राहों का समूह, तो यहाँ पर भी जो है द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, संधि का अर्थ बताइए। तो संधि का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ना। ठीक है, जब अति निकट दो स्वर या दो व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तन या विकार को प्राप्त होते हैं तो उसे जो है संधि कहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न इसका उदाहरण है विद्यालय। विद्यालय में विद्या धन आलय। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें दोस्तों विद्या, तो यहाँ पर देखिए आ की मात्रा पूरा आया है, यहाँ पर भी जो है शुरू में आ आया है, तो आ बराबर तो आ हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 16 है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 17, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा में कई ध्वनियां होती हैं, इन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक बनाए गए हैं, इन्हीं प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनियों में उस छोटी से छोटी मुख से निकलनी या निकली ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका बंटवारा न हो सके। ठीक है, मतलब वह छोटी से छोटी ध्वनि है, उसको आप तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 18। दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जो है दोस्तों, वीडियो को भेजते चलिएगा, दूसरों को भी फायदा होते रहे। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों, महेश्वर सूत्र के जनक कौन है और तथा जो है महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो संख्या दिया गया है, महेश्वर सूत्र के जनक जो है पाणिनि है, और महेश्वर सूत्र की संख्या जो है 14 माना जाता है। और बात करें अगर दोस्तों 14 महेश्वर सूत्र की, तो याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है प्रत्याहार जो है बनाने के काम आते हैं, और बहुत से जो है कम से कम 1 नंबर और 2 नंबर का आपको यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, सूत्र की अगर बात करें दोस्तों, तो अ इ उ ऋ ऋ क ए ओ ग ए औ च ह य व र ट ल ड़ यम गणनम झभय घटदस जब घटदस खफ छठ थ छठ तव कपय ससर हल। ठीक है, ये 14 होते हैं, आप इसको जो है याद कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 19, महर्षि पाणिनि के व्याकरण में कितने प्रत्याहार है? तो यहाँ पर महर्षि पाणिनि के व्याकरण में 42 प्रत्याहार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 42 प्रत्याहार है दोस्तों। ठीक है, और प्रत्याहार तभी बना पाएंगे जब आपको फार्मूला याद रहेगा। 14 जो सूत्र हैं ये महेश्वर सूत्र याद रहेंगे, तभी आप आसानी से बना पाएंगे। प्रश्न संख्या 20 है, अकह प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो अकह जो है दोस्तों अ इ उ ऋ ऋ क हमने बताया, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला अक्षर होता है, ठीक है, उसको नहीं जोड़ा जाता है, हलंत जिस पे होती है। तो यहाँ पर देखिए अ इ उ तो यहाँ पर र जो दिए गए है दोस्तों लास्ट वाला है, तो इसमें नहीं दिए गए है अ इ उ। और ऋ ऋ क, तो यहाँ का जो है लास्ट है तो का नहीं लिए गए, और अड़ा नहीं लिए, 2 छोड़ दिए गए, बाकी जो है
यहाँ पर जो बचा है वो जो है वर्ड आ गए हैं, 5 वर्ड जो है इसमें आते हैं अका में। ठीक है, तो ये प्रत्याहार बना पाएंगे आसानी से अगर याद रहेगा। एक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? ठीक, एक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं, ई उ री ली। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 22। वर्ड कितने भेद होते हैं? वर्ड के कितने भेद होते हैं? तो वर्ड के जो है 2 भेद होते हैं। स्वर या स्वर को हम अच भी कह सकते हैं फार्मूला के तौर पर, और व्यंजन को जो है हल कह सकते हैं। हल में सभी जो है व्यंजन आ जाएंगे और अच में जो है सभी स्वर आ जाएंगे। ठीक है, प्रत्याहार में जब मिलाएंगे दोस्तों तो उसमें जो है पूरा नजर आएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, और प्रश्न संख्या 24 है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ओष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी होता है कहीं कहीं संयुक्त व्यंजन, चौथा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों प्रश्न संख्या 25 है, स्पर्श व्यंजन को बताइए? तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क से म तक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, टोटल जो है 25 जो है यहाँ पर हो जाते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं, या र लावा होते हैं, और ओष्म व्यंजन जो है 4 होते हैं, स ख श ह। ठीक, तो यहाँ पर जो है 4 वर्ड हो जाते हैं ओष्म व्यंजन। आगे बात करेंगे दोस्तों संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों जो दो जो है दो शब्दों से शब्दों क्या दोस्तों अलग अलग अक्षर या वर्ड से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर दोस्तों ये अलग अलग कोई व्यंजन नहीं है, बल्कि ये संयुक्त व्यंजन है। जैसे कि क धन स, ठीक, आधा का है और पूरा जो है स है मिलकर के छत्र बना है। यहाँ पर त है और र है तो तरा बना है। ठीक है, यहाँ पर हलंत होना चाहिए पहले पर, और दूसरे पर हलंत नहीं होना चाहिए। अगर हलंत हो रहा है तो लास्ट में अ और पर्सनल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अ नहीं होगा बल्कि इया होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 29, विसर्ग से क्या आशय है? तो किसी स्वर के अंत में आने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है, जैसे बालकः, गजः, स्वः आदि। आगे प्रश्न संख्या 30 है, अनुस्वार किसे कहते हैं? तो किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगा होता है लगता है उसे जो है अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 है, अनुनासिक किसे कहते हैं? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, थ वर्ग एवं प वर्ग के पंचम वर्णों को अर्थात अंग, इय, अड़, न, म को अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 है दोस्तों, आ का वर्ण क, ख, ग, घ, अंग और ह विसर्ग उच्चारण बताइए? तो कंठ जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 33, त थ द ध न का उच्चारण स्थान बताइए? तो त थ द ध न दंत में आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 34, गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए? तो जो गम धातु है दोस्तों इसमें अभी उपसर्ग अगर लगा देंगे पहले तो क्या हो जाएगा? अभ्युपगच्छति। ठीक है, और गम में अनु उपसर्ग लगा देंगे तो अनुगच्छति हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 35 है, पितृ शब्द का पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए? तो पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्य जो है उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 36 है, झला जयोयन्ते किस संधि का सूत्र है? इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, यहाँ पर झला जसोयन्ते जसत्व संधि का सूत्र है, और जसत्व संधि की परिभाषा दोस्तों होती है, यदि वर्ण का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, चतुर्थ और या र लावा में से कोई पूर्ण हो तो अपने ही वर्ण के तृतीय वर्ण में हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर दिक, धन, अंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए का वर्ण कहाँ पर है? पहला वर्ण है तो इसका तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो क, ख, ग तीसरे वर्ण पर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए दिगंबर तीसरे अक्षर वाला जोड़ दिए गए। ठीक है, आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 37 है, अस धातु लंग लकार का
उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में लिखिए। तो आसम, आश्व, आसमय। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 38। अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाइए। तो अभिमानः, अमितः, अभिज्ञानम, अभिमुखम। प्रश्न संख्या 39 है, पश्यन् शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो पश्चिम धातु, सत्री प्रत्यय। प्रश्न संख्या 40 है, निम्न में से संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। तो विद्यालय, वसुधस्व, रविंद्र, पितृडम, पावका। ठीक है, तो इन सभी का जो है दोस्तों अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर विद्यालय का जो है उत्तर हो जाएगा विद्याधन। आलय है, दीर्घ संधि है। ठीक है, यहाँ पर जो विद्या है तो यहाँ पर देखिए आ दिए गए है, लास्ट में आ का मात्रा फिर आ है। ठीक है, तो आ धन आ बराबर आ होता है तो विद्यालय हो जाएगा। वसु, वधुत्स्व है, वधुत्स्व में देखिए उ का मात्रा है प्लस उ है तो उ धन उ बराबर उ होता है तो वधुत्स्व हो गया। रविंद्र है, ठीक है, रविंद्र में ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा है तो ई धन ई बराबर दीर्घ ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो संधि दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है पूरा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है पाएंगे कि जो है जो दीर्घ संधि होती है उसमें जो है बड़ा ही लिया जाता है। ठीक है, पितृडम, पितृम पितृ है, ऋडम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक और बड़ा सा ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। पावका है, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला देख लीजिए। पावका में पौधन अकह बराबर अयादि संधि है। ठीक है, और नायका में दोस्तों नय धन अकह अयादि संधि है। यद्यपि, यदि धन अपि अयादि संधि है। और तथायो में तथा धन यु बराबर ये जो है वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 41। हरिभि, पितृडम, गुरुड़ा में विभक्ति तथा वचन बताइए। तो हरिभि, हरिभि तृतीय विभक्ति बहुवचन है। पितृडम जो है दोस्तों षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। गुरुड़ा जो है तृतीय विभक्ति एकवचन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 है, नदीम, नदीभि, नदीसु में विभक्ति तथा वचन बताइए। तो नदीम जो है दोस्तों एक वचन द्वितीय विभक्ति है। नदीभि जो है एक बहुवचन, बहुवचन है दोस्तों, विभक्ति जो है तृतीय है। और नदीसु जो है बहुवचन है और विभक्ति जो है सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, नदीसु। यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर देखिए नदीसु, सु जो दोस्तों यहाँ पर आता है वो की मात्रा तो लगभग लगभग सप्तमी में ही आता है। ये भी जो है पॉइंट है, याद रखिएगा, तो संभावना हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा सही होने की। प्रश्न संख्या 43 है, निम्न में से समास बताइए। ठीक है, तो जो समास बताना है दोस्तों, तो आइए एक बार हम समास को भी देख लेते हैं। यथाशक्ति, प्रतिदिनम, पितृभक्त, विद्याहीनम, राजपुरुष, गजानन, महाकवि, नीलकमलम, पंचानन, नीलकंठ, पीतांबर, त्रिलोचनी, लंबोदर, पंचवटी, नवग्रह, चतुर्मुख। ठीक, इन सभी को जो है हमको जो है समास में बताना है कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम दोस्तों समास की बात करें तो समास जो है कितने हो जाएंगे, 6 होते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर में दोस्तों यथाशक्ति दिए गए हैं तो अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिनम में जो है अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले जो है दोस्तों उपसर्ग जोड़ा गया है, यथा, प्रति, ये सब उपसर्ग है। पितृभक्ति में दोस्तों पितृभक्त तत्पुरुष समास है। ठीक है, और तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, ये जो है विभक्ति के आधार पर चलता है। विद्याहीन तत्पुरुष समास है। राजपुरुष, राजा का पुरुष, गजानन कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय में दोस्तों क्या होता है, दोनों का जो है वैल्यू सेम होता है, नील कमल। ठीक है, जैसे नील कमल मान लेते हैं। ठीक है, महाकवि कर्मधारय समास है। और
नीलकमल जो है कर्मधारय समास है। और आगे बात करेंगे दोस्तों पंचानन, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि में क्या होता है, तीसरा अर्थ निकल करके आता है। ठीक है, बहुब्रीहि में तो यहाँ पर दोस्तों नीलकंठ है बहुब्रीहि समास, पीताम्बर बहुब्रीहि समास, पीला है जिसका अंबर। ठीक है, त्रिलोचने बहुब्रीहि समास है। लंबोदर जो है गणेश के लिए बोला जाता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है। पंचवटी जो है द्विगु समास है। द्विगु में दोस्तों जो है संख्यावाची शब्द आ जाते हैं, द्वंद्व में जो है दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये सभी बता दिए हैं। नवग्रह जो है द्विगु समास है। चतुर्मुख जो है द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 44 है, हरस स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हरस स्वर के अंतर्गत जो है 5 वर्ण आते हैं, अ ई उ री री, 5 ही वर्ण जो है दोस्तों आते हैं। ठीक है, मूल जो है हरस स्वर के हैं। प्रश्न संख्या 45 है दोस्तों, दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत दोस्तों 8 वर्ण आते हैं, अ ई उ री ए ऐ ओ औ, 8 वर्ण आते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 दोस्तों पूछा गया है, प्लुत स्वर का उदाहरण बताइए। ठीक है, तो प्लुत जो स्वर है दोस्तों उसका उदाहरण हो जाएगा ओम। यहाँ पर देखिए बीच में 3 लिखा गया है, इसका मतलब है जो बोला जाएगा उसमें 3 मात्रा का स्वर है, ज्यादा टाइम लगेगा। प्रश्न संख्या 47 है, स्वर से क्या आशय है, जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे जो है स्वर कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 है, व्यंजन से क्या आशय है, जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी स्वर की सहायता ली जाती हो उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, स्वर में जो है किसी की सहायता नहीं ली जाती है, व्यंजन में जो है बोलने के लिए किसी की सहायता ली जाती है। ठीक है, जैसे स्वर की सहायता ली जाती है व्यंजन को बोलने के लिए। उदाहरण की अगर बात करें दोस्तों, जैसे क है तो क में जो है जब तक अगर हलंत नहीं लगाए गए तो उसमें आ जुड़ा हुआ है, हलंत लगा दिए गए तो वहां पर जो है व्यंजन का काम खत्म हो जाता है, वो स्वर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों का लिखा गया है तो यहाँ पर देखिए पूरा जो है स्वर और व्यंजन दोनों मिले हुए है। तो यहाँ पर का धन और स में जो है साधन आ है, ये जो है ये भी व्यंजन है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है क्योंकि हलंत लगा हुआ है। जैसे ही हलंत हट जाएगा उसको जो है एक में हो जाएगा दोस्तों, तो वहां पर जो है व्यंजन हो जाएगा क्योंकि सहायता ली जा रही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 49 है, रामाय गो ददाती में कौन सा कारक है। ठीक है, यहाँ पर जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों रामाय गो ददाती मतलब वह राम को गाय देता है, यहाँ पर दान देने की बात कही जा रही है, इसलिए जो है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगी। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 50, गुरु शब्द में सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों में रूप लिखिए। तो विभक्ति दोस्तों हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, और क्योंकि सप्तमी विभक्ति पूछा गया है सभी वचन में पूछा गया है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, गुरु, गुरु, गुरुसु। ठीक है, प्रश्न संख्या 51 है, नायका का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो नौ धन अकह नायका आदि संधि है। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 है, गम धातु में कत्व प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो गम धातु दोस्तों यहाँ पर कत्व प्रत्यय लगेगा तो गत्व हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 53 है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अक जो प्रत्याहार है दोस्तों हमने बताया था, जो प्रत्याहार 14 है महेश्वर सूत्र, उसमें जो है सभी लिखे हुए हैं। तो वहां पर देखेंगे तो अ पहला वर्ड लिए गया है और का लास्ट वाला वर्ड लिए गया है। इन दोनों के बीच में जो जो वर्ड आ रहे हैं जो उसमें हलंत नहीं लगा लास्ट वाला, उन सभी को लिखा जाता है। ठीक है, अ ई उ री री। ठीक है, तो अ ई उड़ ये जो होता है अ ई उड़, लेकिन लास्ट वाला रा हट जाएगा और रील री का यहाँ पर का हट जाएगा, तो यह जो है 5 बचेगा। ठीक है, गुड़ किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो गुड़ संधि है दोस्तों इसे किसे कहेंगे, तो यहाँ पर अ ए ओ वर्णों को गुड़ कहते हैं। ठीक है, गुड़ संधि कहते हैं। आगे है दोस्तों, वृद्धि में कौन सा वर्ण आते हैं। ठीक है, तो वृद्धि में जो है
आ, आए, औ वर्ड आते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, प्रयत्न किसे कहते हैं? तो वर्णों का उच्चारण करने के लिए मुख के अंगों की चेष्टाएं ही प्रयत्न कहलाती हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 57 है, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो अभ्यांतर प्रयत्न दोस्तों 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत, ईषत् विवृत और समविवृत। प्रश्न संख्या 58 है, स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? तो स्वरों के उच्चारण में दोस्तों विवृत प्रयत्न होते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 59 है दोस्तों, स्पृष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो स्पृष्ट प्रयत्न में क से म तक के समस्त वर्ड जो है आ जाते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 61 है, प वर्ड से आप क्या समझते हैं? तो जो प वर्ड होते हैं दोस्तों, प, फ, ब, भ, म, ये जो है प वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 62 है, च का उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है। तो तालु जो है च वर्ड का उच्चारण स्थान च, छ, ज, झ, ञ, और च जो है च वर्ड कहिए या च कहिए, सभी जो है तालु के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो कंठ से दोस्तों क, ख, ग, घ, अंग, ह तथा विसर्ग के साथ साथ अ भी जो है विसर्ग का उच्चारण स्थान के साथ साथ दोस्तों इन सभी को कंठ कहते हैं। ठीक है। और आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे है प्रश्न संख्या 64, नदी का विभक्ति तथा वचन बताइए। तो नदी का दोस्तों द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 65 है, पितृ शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप बताइए। तो मातु जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 67, अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप बताइए। तो अस्माका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 68, स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? तो स्वरों के उच्चारण में विपरीत प्रयत्न होता है। प्रश्न संख्या 69 है, स्पृष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत दोस्तों क से म तक, यहाँ ग नहीं म होगा। ठीक है। म तक के समस्त वर्ण आते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 70, उ और य के उ और य के उच्चारण में क्या समानता है? तो उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ तथा प्रयत्न विपरीत है, जबकि य का उच्चारण स्थान तालु और प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट है, स्पष्ट है। ठीक है। प्रश्न संख्या 71 है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण बताइए। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं ज, ब, ग, ड, द। ठीक है। स नहीं आएगा। ठीक है। जब फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे स पे हलंत हो जाएगा, तो इसलिए जो है नहीं आएगा। ठीक है। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 72 है, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? तो अच प्रत्याहार में दोस्तों सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 73 है, वृद्धि रेचि किसका सूत्र है? तो वृद्धि रेचि तो है दोस्तों यह जो है वृद्धि संधि का सूत्र है। ठीक है। व्यंजन संधि कब होती है? तो व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मिल जाने पर होती है। ठीक है। व्यंजन कब होगी? या तो व्यंजन से व्यंजन मिल जाए या व्यंजन से स्वर मिल जाए। ठीक है। तो वहां पर जो है व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रश्न संख्या 75 है, समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी आ जाए तथा अर्थ भी पूरा पूरा निकल जाए समास कहलाता है। जैसे माता पिता, तो माता पिता अगर अलग अलग लिख रहे हैं दोस्तों तो ज़्यादा यहाँ पर स्पेस जो है दोस्तों ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। लिखने में ज़्यादा दूरी तक प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन पितरव जो है बहुत छोटा शब्द है और यह आसानी से, और अर्थ भी जो है सेम टू सेम वही निकल रहा है, माता पिता, और पितरों से भी कहिए तब भी माता पिता आएंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसी का जो है छोटे में करके लिख देना ही जो है समास है। ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 76, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के जो है 6 भेद होते हैं। और प्रश्न संख्या 77 है, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? प्रतिदिनम में अव्ययीभाव समास है। प्रश्न संख्या 78 है, अंश धातु के लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप में लिखिए। तो मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में होते हैं। असि, अस्थ,
अस्थ। प्रश्न संख्या 79 है, उष्ण संभरक वर्णों की संख्या को बताते हुए उन वर्णों का वही उल्लेख कीजिए। उष्ण संभरक वर्णों की संख्या 4 है। ये वर्ण है स, ख, श है। ठीक, ऊष्म व्यंजन भी जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 80, सोदाहरण वृद्धि संधि विधायक या विधायक सूत्र का उल्लेख कीजिए। तो 1 धन 1, ठीक, अ धन ए बराबर 1 का 1 वृद्धि संधि का सूत्र है। ठीक है, वृद्धि रेची फार्मूला होता है। और प्रश्न संख्या 81 है, पीताम्बर शब्द का विग्रह पुरस्सर समास नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें उत्तर की, तो पीताम्बर शब्द का समास विग्रह होता है पीत है। ठीक है, पीत धन अंबर जिसको पीताम्बर कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कृष्ण, और पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 82 है, अभितः परितः शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? सोदाहरण लिखिए। तो अभितः परितः शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति। दूसरा है नगर परितः मार्ग सन्ति। आगे है प्रश्न संख्या 83, प्रारब्ध मुंत मजामह न परित्यजन्ति श्लोका का अर्थ लिखिए। उत्तर, उत्तम श्रेणी के पुरुष विघ्नों को के बार बार आने पर भी कार्य के प्रारंभ होने के बाद पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। ठीक है, प्रश्न संख्या 84 है, युष्मद शब्द के प्रथम विभक्ति के तीनों वचन का रूप लिखिए। तो युष्मद जो है दोस्तों, युष्मद शब्द का प्रथम विभक्ति में आता है त्वम यूयाम यूयम। ठीक है, एक वचन दो वचन बहुवचन में ये सब लिखना होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 85 है, बलिम याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा दोस्तों, तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 86 है, श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो श्याम बुद्धिमानम बालकः अस्ति। प्रश्न संख्या 87 है, वर्गों के पंचम वर्ण महेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं? उत्तर हो जाएगा वर्ग के पंचम वर्ण महेश्वर सूत्र के अंतिम क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, या र ल व को किस नाम से पुकारते हैं? तो या र ल व जो है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 89 है, तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो तालु से दोस्तों ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और स वर्णों का उच्चारण होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। आगे है प्रश्न संख्या 90, त और थ का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? तो यहाँ पर त और थ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। प्रश्न संख्या 91 है, स का उच्चारण स्थान बताइए। तो स का उच्चारण स्थान दोस्तों दंत होता है। प्रश्न संख्या 92 है, संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के अत्यंत पास आने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे राम धन ईशा रमेशा। ठीक है, प्रश्न संख्या 93 है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 94 है, स्वर संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द के आदि अर्थात प्रारंभिक शब्द से मिलता है तो स्वर संधि होती है। जैसे रथ धन आरूढ़, तो रथारूढ़। ठीक है, आगे है
प्रश्न संख्या 95। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे स्वर के आदि प्रारंभिक स्वर या व्यंजन से मिलता है तो व्यंजन संधि होती है। जैसे वाग्धन ईश, वागीश, सतधन चित, सचित। प्रश्न संख्या 96 है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ विसर्ग दूसरे शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में आए हुए स्वर या व्यंजन से मिलता है तो विसर्ग संधि होती है। जैसे छात्र धन तिष्ठति, छात्रा तिष्ठति। यहाँ पर प्रश्न संख्या 97 है। एचो यवा यावह किसका सूत्र है? तो यहाँ पर एचो यवा यावह अयादि संधि का सूत्र है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 98 है दोस्तों। बालक मातरम। ठीक, प्रश्न संख्या 98 दोस्तों। बालक मातरम प्रणमति रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो उत्तर हो जाएगा मातरम में कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए। ठीक, ऐसे जो है याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 99 है। नदीसु गंगा श्रेष्ठा रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो यहाँ पर जो है नदीसु की बात कही जा रही है दोस्तों। नदीसु जो है अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, प्रश्न संख्या 100 है। गुरुवे नमः रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो कारक विभक्ति और महेश्वर सूत्र और जो है ये शब्द रूप और धातु रूप ये सभी जो है एक एक दो दो तीन तीन जो है याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुरुवे में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। संप्रदान में होता है दोस्तों अलग होने के लिए। ठीक है, जहाँ पर दान वान दिया जाता है वहां पर भी यहाँ पर लगता है। प्रश्न संख्या 101 है। बलिम याचते वसुधाम। यहाँ पर जो है बलिम जो है दोस्तों यहाँ पर रेखांकित शब्द के कारक एवं विभक्ति बताना है। तो यहाँ पर बलिम में कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति है। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 102। अनुस्वार तथा अनुनासिक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अनुस्वार का उदाहरण दोस्तों धर्मम धन चर, धर्म चर है। और अनुनासिक का उदाहरण हो दिग्धं नाथ, दिग्नाथ। प्रश्न संख्या 103 है। वांग्मयम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। वाग्धनमयम, वाग्मयम। प्रश्न संख्या 104 है। परोपकार शब्द का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। परोपकार शब्द में तत्पुरुष समास है परधन उपकार है, परोपकार। प्रश्न संख्या 105 है। मातृ शब्द में षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। ठीक है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मातृ शब्द के रूप में बताना है। तो मातृ जो है दोस्तों विभक्ति षष्ठी विभक्ति की बात हो रही है, एक वचन द्विवचन बहुवचनों में लिखना है। ठीक है, तो मातुः, मात्रा, मातृ, राम। यहाँ पर देखिए दोस्तों राम जो है दोस्तों ये याद करके रखिएगा। षष्ठी विभक्ति में जो बहुवचन होता है वहां पर राम जो है अधिकतर जो है प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है याद करके रखिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पूछा भी जाता है षष्ठी और सप्तमी में। ठीक है, सप्तमी में जो है दोस्तों बहुवचन में सु करके आता है लास्ट में, तो वहां पर जो है सही होता है। प्रश्न संख्या 106 है। श्रु अर्थात सुनना धातु लट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचनों में लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा श्रु धातु के रूप लट लकार पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचनों में प्रथम जो है श्रेणति, श्रेणुतः, श्रेणन्ति। ठीक है, प्रश्न संख्या 107 है। पठ धातु के लिट लकार के सभी पुरुष व सभी वचनों के रूप लिखिए। इसी को जो है दोस्तों एक बार और पूछा गया था कि पठ धातु के सभी लकारों एवं वचनों में रूप लिखिए। तो पठ धातु को दोस्तों सभी को जो है इसको याद कर लेना चाहिए, याद कर लेना।
पठ मतलब होता है दोस्तों पढ़ना, और लट लकार होता है वर्तमान काल में। पुरुष जो है दोस्तों एक वचन, दो वचन, बहुवचन, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में पढ़ना होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। प्रथम पठति, पठता, पठंत, पठस, पठता, पठत, पठाम, पठाव, पठामा। लिट लकार देखिएगा। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्त, पठिष्यस्, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्याम, पठिष्या, पठिष्यामा। लंग लकार में देखिए अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। लोट लकार में पठत, पठताम, पठंत, पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाव, पठामा। ठीक है, एक याद कर लेंगे, सभी जो है इसी प्रकार से चलेगा। विधिलिंग में चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेय, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम। ठीक। प्रश्न संख्या 108 है दोस्तों। ध्रुव मापयुये अपादानम सूत्र किससे संबंधित है? तो अपादान कारक से जो है संबंधित है दोस्तों, और ये जो है ध्रुव अपादान पाए अपादानम जो है ये फार्मूला है। ठीक है, सूत्र है। प्रश्न संख्या 109 है अधिकरण कारक का सूत्र लिखिए। तो अधिकरण कारक का जो सूत्र होता है दोस्तों आधारो या अधिकरण करण। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 है करण कारक का सूत्र बताइए। तो यहाँ पर साधकतम कारणम जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 111 है कर्ता कारक का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर स्वतंत्र कर्ता जो है उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 है आधार कारक किसे माना जाता है? तो अधिकरण कारक को आधार कारक की श्रेणी में रखा जाता है। अस्मद शब्द का षष्ठी द्विवचन बताइए। तो यहाँ पर अवयोह जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 है वारी शब्द का पंचमी एक वचन बताइए। तो वारिड़े राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 है राजा शब्द का द्वितीय एक वचन बताइए। तो राज नाम। ठीक है, राजा नाम। प्रश्न संख्या 116 है ग्रामम अभितः तडागः सन्ति रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो ग्रामम में कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 117 पर चलते हैं। और मोहना कंदुकेन क्रीडत रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो यहाँ पर कंदुकेन में कारक करण कारक तृतीय विभक्ति है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 118 पर चलते हैं। 18 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। ठीक, इसको अथवा करके ये तो 2023 में आया था। एक बार और पूछा गया कि 11 से 20 तक की संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। ये जो है नीचे वाला दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और प्रयास यही रखिएगा कि 1 से 50 तक जो है कंप्लीट याद रखिएगा। थर्ड सेमेस्टर में तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 1 से 51 तक पीडीएफ डाल देंगे। एक को जो है एका कह सकते हैं, एकम या एकदा। दो को द्वय, द्वौ, द्वे कह सकते हैं। 3 को त्रय, त्रीणि, तिस्र, और 4 को चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः कह सकते हैं। 5 को जो है पंचम और पंचम, 6 को षष्ठ और षष्ठ, 7 को सप्तम, 8 को अष्टम, अष्टम, और 9 को नवम, 10 को दशम, 11 को जो है एकादश कह सकते हैं। ठीक है, और 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, चतुर्दश, 14 को, और 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को जो है सप्तदश, 18 को अष्टदश, और 19 को नवदश या एकोनविंशति। ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 20 को विंशति, 21 को एकोनविंशति। ठीक है, एकोनविंशति, 22 को द्वाविंशति, और 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अड़विंशति, 29 को एकोनत्रिंशति। मतलब 30 में से एक कम कर देंगे तो 29 आ जाएगा। तो एकोनत्रिंशति, 30 को 63 2024 में पूछा गया है। ठीक है, आगे है दोस्तों
31 को एक त्रिंशत, 32 को द्व त्रिंशत, 33 को त्रय त्रिंशत, 34 को चतुर्थ त्रिंशत, 35 को पंच त्रिंशत, 36 को षट त्रिंशत, 37 को सप्त त्रिंशत, 68 को अष्ट त्रिंशत, 39 को नव त्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिएगा, 50 तक ही है। आगे देखेंगे दोस्तों 119 गम धातु के सभी लकारों एवं वचनों में रूप लिखिए। तो गम दोस्तों, जो गम मतलब होता है जाना, और ये धातु है, लट लकार मतलब वर्तमान काल होता है। ठीक, विभक्ति में दोस्तों प्रथम विभक्ति है, और प्रथम पुरुष गच्छत, गच्छता, गच्छन्त, गच्छस, गच्छता, गच्छत, गच्छाम, गच्छाव, गच्छामः। एक याद करेंगे तो पूरा जो है काम हो जाएगा। लट लकार, लिट लकार में दोस्तों गमिष्यत, गमिष्यता, गमिष्यन्त, गमिष्यस, गमिष्यता, गमिष्यत, गमिष्याम, गमिष्याव, गमिष्यामः। लंग लकार अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छामः। लोट लकार दोस्तों बात करें, एक दो देख लीजिएगा, बाकी पीडीएफ डालेंगे वहां पर पढ़ लीजिएगा। लोट लकार में गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छान, गच्छाव, गच्छामः। विधिलिंग लकार गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेताम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। बने रहिएगा लास्ट तक, ये नहीं कि दोस्तों वीडियो छोड़ करके भाग जाएं, क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको भी प्रयास कर रहे हैं कि बहुत आसान से समझ में आ जाए। बने रहेंगे दोस्तों, लाभ होने वाला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 120 है, क्री धातु का लिट लकार का रूप लिखिए। तो लिट लकार जो है दोस्तों ये हो जाएगा करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुथ, करोम, कुर्वः, कुर्मः। प्रश्न संख्या 121 है, पिब एवं स्मरण धातु के सभी लकारों एवं वचनों में रूप लिखिए। तो यहाँ पर पिब मतलब दोस्तों पीना होता है धातु, लट लकार वर्तमान काल में होता है। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों पिबत, पिबता, पिबंत, पिबस, पिबता, पिबत, पिबाम, पिबाव, पिबामा। ठीक है, लोट लकार में अगर बात करें दोस्तों, तो लोट लकार में दोस्तों पिबत, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबान, पिबाव, पिबाम। तो आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा। एक बार हम स्क्रॉल करते चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम दोस्तों लगेगा, आप भी बोर हो रहे होंगे, तो इसको जो है पीडीएफ में हम डाल देंगे, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार आप इसको जो है देख लीजिएगा, जरूरत पड़े पर आप यहीं पर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर विशेषता की बात करें शब्द रूप में, ठीक है, जैसे रमा हो गया, तो रमा दोस्तों जो है आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो इसको यहीं पर जोड़ना होता है, और कोई भी हो, लता हो, ललना हो, कन्या हो, धरा हो, बला हो, ठीक है, तो इसमें जो है सभी जो है एक याद करेंगे सभी में बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। धेनु है, और ये सभी जो है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो है संस्कृत में ये दिए गए हैं। ठीक है, पूछा नहीं गया है ये सब। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर जो है समाप्त होता है, और पूरे जो है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमने कंप्लीट करा दिए है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा कमेंट में, और आप सभी लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा सबसे पहले, और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।